निश्चित तौर पे अगर इस बार सरकार बदलती है, नीतीश जी के अलावे अगर दूसरी सरकार बनती है, तो जितने भी संविदा कर्मी हैं, आप एजेंडा में देख लीजिएगा, जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सारे संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। और ये वादा जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो भी बिहार में इस बार चुनाव लड़ेगी। और उन लोगों ने दावा कर दिया है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल यदि योग्य व्यक्तियों का चयन करके उनको टिकट देगी तो राजद की सरकार, यहाँ महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाएगी। भी संविदा कर्मी हैं, उन सारे संविदा कर्मी को परमानेंट जॉब देना चाहिए। पर अभी 99% जो आपके करप्ट पदाधिकारी हैं, उन करप्ट पदाधिकारियों को लेके आप नया कानून बना के क्या कीजिएगा? रोज उलझिएगा। COCI और आपका जो कर्मचारी है, ये तीनों करप्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। आज कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और इनमें जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों से साफ दिख रहा है बिहार सरकार बिहार के लोगों का बड़ा ख्याल रख रही है। नौकरियां ही नौकरियां, और साथ ही साथ बड़ा बदलाव हुआ है भूमि एवं राजस्व विभाग में। क्या बदलाव हुआ है, इसके क्या फायदे होंगे, और जिन जिन विभागों में नौकरी देने का प्रावधान सरकार ने दिया है उन सब पर भी बातचीत करेंगे। इसके राजनीतिक दृष्टिकोण से इन सभी के क्या मायने हैं, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार की जो भूमि राजस्व विभाग है उसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली में संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है, इससे आम जनों को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, एक चीज़ आपको बताएं पुरुषोत्तम की, जमीन का जो विवाद है वो बिहार में बड़े पैमाने पे है। अन्य राज्यों से भी अगर आप तुलना करेंगे तो बिहार में आपको लगेगा, आप भी मानेंगे कि बिहार में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं जमीन को लेके। सरकार ने कई चरणों में इसमें काम करने की कोशिश की। आप देखते हैं भूमि सर्वेक्षण का काम प्रारंभ हुआ, जब से सर्वे का काम शुरू हुआ तब से और परेशानी। हाँ, तब से और परेशानी हुई। तो होता यह है ना कि आपने जैसे GST आई है ना, तो GST में जितनी परेशानियां थी उन परेशानियों को क्लियर करते एक समय ऐसा आया जब साला और जटिल हो गया है। अच्छा। है ना, तो मुझे लगता है कि सरकार भूमि सर्वेक्षण में भी जो परिवर्तन कर रही है कहीं ऐसा नहीं हो कि और जटिलता की तरफ बढ़ जाए। अब जैसे एक चीज़ आप बताइए, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए? एक बात आप समझिए, क्या है, 15 जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं जी। बाढ़ प्रभावित जिले के जो लोग हैं उनका कहना यह था कि भाई हमारा जमीन तो बह गया, ठीक है, और हम जमीन कहाँ से लाएं? तो हुआ है कि ठीक है, चलिए साहब, आप मौखिक लेवल पे भी आप अगर लिख के दीजिएगा तो हमारे पास जो दस्तावेज हैं उस दस्तावेज के आधार पर हम जमीन आपको आवंटित करेंगे। दूसरा, एक और जो परिवर्तन की बात थी वो परिवर्तन की बात ये हुई कि बदलैन जो ज़मीन करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि हमारा मेरी ज़मीन है, आपकी ज़मीन है, तो हमने अपनी ज़मीन आपको यहाँ किसी दूसरी जगह पे दे दी और किसी दूसरे जगह की आपने ज़मीन मुझे दे दी, तो वो जो बदलैन है उसमें मौखिक समझौता जो है, उस मौखिक समझौता को मंजूरी दी गई है, तो उसको आधार माना गया। अब मुझे एक बात आप बताइए, ये आपने जनता को खुश करने के लिए तो दे दिया है ना, लेकिन अब जब इसमें भूमाफियाओं की नज़र पड़ेगी, कोई किसी को खड़ा करके किसी की ज़मीन कहीं से, यहाँ तक कागज पत्तर का जब मामला था तो उस समय तो साला एक आदमी की ज़मीन दूसरे को बेच देता था, और अभी तो स्थिति होगी कि मौखिक स्थिति में हो रहा है। मतलब और करप्शन बढ़ेगा, और ज़्यादा करप्शन बढ़ेगा, है ना, और करप्शन ही नहीं बढ़ेगा, और ज़्यादा करप्शन बढ़ेगा, हॉर्स ट्रेडिंग का काम होगा, पैसा दुनिया भर का लगेगा। और मुझे लगता है कि सरकार ने ये निर्णय भले ही ये सोच के ले लिया हो कि इससे जनता को लाभ होगा, लेकिन ये जनता को लाभ इससे होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। बात बाकी नौकरियों के लिए सरकार ने पिटारा अपना खोला है। तो इसमें एक और चीज हुआ है कि खाता और प्लॉट नंबर और स्व घोषणा पत्र, ये 3 चीजें ही महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। ठीक है, वही हमने कहा ना आपको, मान लीजिए कि कहीं की जमीन कहीं, तो आप बताइए, अरे आपकी जो जमीन है वो कर्मचारी से मिलके कम से कम आपकी जमीन है उसका खाता प्लॉट नंबर ही तो आप पता कर ही लीजिएगा, नोट कर ही लीजिएगा, तो नोट करके दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें बड़ा है, और ये कॉम्प्लिकेशन
चूंकि हमने आपको बताया था ना कि शुरू से जब से भूमि सर्वेक्षण का काम प्रारंभ हुआ तभी से परेशानी बड़ी जो परेशानी सबसे सामने दिख रही है, अगर बाप को पता नहीं होगा बेटा जमीन बदलान कर लेगा कहीं, भाई को पता नहीं होगा दूसरा भाई जमीन बदलान कर लेगा कहीं, तो फिर तो मामला और गंभीर होते चला जाएगा। बेटा बाप का नहीं, बेटे बाप की नहीं है। अच्छा। बात है पता चलेगा जब हमारे कोई पटदार कहीं से अच्छा मौखिक है नु बा उस साले बहुत बनत रहे हैं, चलो ना हम ही ओमे एगो खोच लगा देता नहीं। अच्छा। वो आएगा खड़ा होकर बदलाइन कर देगा है नु कि आपके बाबा के बाबा ने हमरा से बदलाइन किया था। अच्छा। हम वहाँ उनको ऊ दिए थे, यहाँ उनको ऊ दिए हैं। अब लीजिए, गंभीर समस्या। अब लीजिए उसमें उलझे रहिए। तो ये व्यवस्था सरकार को ये बनानी चाहिए थी कि जिन लोगों की ज़मीनें मान लीजिए बाढ़ आई, बाढ़ में दह गया, बह गया, या घर में आग लग गई, जल गया, तो वैसी स्थिति में उनकी जो डुप्लीकेट कॉपी थी वो डुप्लीकेट कॉपी या सरकार के पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से उनको कागजात मुहैया कराया जाए। और उसके ऊपर जो होता नहीं है कि अखबार में विज्ञापन निकाल के भाई कोई त्रुटि अगर है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है ना, तब आम सभा लगा के, ग्राम सभा लगा के इस तरह का काम करें। सबसे बड़ी परेशानी इसमें क्या है कि सीओ, कर्मचारी, सर्किट इंस्पेक्टर, सीओ, सीआई और आपका जो कर्मचारी है, ये तीनों करप्ट है। ये तो गंभीर 99% करप्ट है और 1% ही उसमें सही है। अभी 99% जो आपके करप्ट पदाधिकारी हैं, उन करप्ट पदाधिकारियों को लेके आप नया नया कानून बना के क्या कीजिएगा? रोज उलझिएगा। अच्छा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज जो मैंने नोटिस किया है कि इन सभी चीज़ों का ठीक से संचालन हो, डिजिटलाइजेशन हो, इन सबको देखते हुए अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पद और राजस्व अधिकारी सह कानूनगो के 81 पदों पर स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति दी गई है। हाँ। चुनाव का वर्ष है। अच्छा। कुछ अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। हाँ। इसी नाम पे। हाँ। हम मुझे एक बात बताइए पुरुषोत्तम, आपकी भी एक जमीन का मामला था। जी बिल्कुल। आपके किसी पटीदार ने आपके हिस्से की जमीन बेच दी। कितनी परेशानी हुई आपको? आज भी परेशानी में छोड़ दिया हूं मैंने उससे निकलने के लिए खुद को अलग कर लिया है, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जबकि डीसीएलआर का आदेश आपके पक्ष में था। बिल्कुल। सेम कहानी कृष्णा यादव नाम के एक व्यक्ति की है ना, वो भी लड़ते थक गया, लेकिन उसको न्याय अभी तक नहीं मिला। तो ये बताइए मुझे पुरुषोत्तम कि आप कानूनगो की बहाली ही कर लीजिएगा तो समस्या का समाधान थोड़ी हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए सख्त तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो वैसी स्थिति में आपको परेशानी होगी, है ना। 34 एजेंडों पे मुहर लगी है और तमाम तरह की जो नौकरी देने का जो प्रयास है नीतीश कुमार के द्वारा, यूं कहें कि पिटारा खोल दिया गया है। 8 राज्यों में डिग्री कॉलेज बनाने की बात की गई है, जिसमें 526 पदों की मंजूरी दी गई है। देखिए, तो अच्छी बात है, डिग्री कॉलेज होने भी चाहिए और डिग्री कॉलेज होने के साथ साथ सरकार को एक एजेंडे पे और मुहर लगानी चाहिए थी। अच्छा। आपके यहाँ जो डिग्री कॉलेजेस चल रहे हैं, अगर वो कॉलेजेस अप टू द मार्क हैं तो उन कॉलेजों का अधिग्रहण कर लीजिए। आप नए सिरे से जमीन लीजिएगा, जमीन लेके बिल्डिंग बनाइएगा, बिल्डिंग बना के उसमें भी दुनिया भर का करप्शन होगा। तो ज्यादा बेहतर है ना कि आपके यहाँ जो अंगीभूत कॉलेजेस हैं, पूर्व से जो संचालित हैं, है ना, जो कि अभी कंस्टिट्यूएंट नहीं हुए हैं, एफिलिएटेड हैं, तो उन कॉलेजेस को भी आप ले सकते हैं। डिग्री कॉलेज का दर्जा दें उन्हें, और उनको डिग्री कॉलेज का दर्जा दे दीजिए। वित्त रहित शिक्षकों का जो मामला है उससे उनको लाभ भी मिलेगा और इसका चुनावी फायदा भी आपको होगा, क्योंकि एक तरफ वित्त रहित आपसे डिमांड करता है, आप उसको देने की स्थिति में नहीं है, और आप रोज नया कॉलेज खोलने की आप घोषणा कर रहे हैं। अरे नया कॉलेज खोलिएगा तो उसमें तो आपको टीचर मिलेगा ही। और एक बात और भी है कि अगर आपको जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेज में जो शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको आप टेस्ट कर लीजिए। अगर उस टेस्ट में वो सक्षम हैं, आपको लगता हो कि नहीं साहब वो योग्य हैं, क्योंकि वो भी पढ़ते हैं, डिग्रियां दोनों कॉलेज की बराबर होती है। आप उगम पांडे कॉलेज से पढ़ के डिग्री लीजिए तो, और एमएस कॉलेज से पढ़ के डिग्री लीजिए तो डिग्री तो बात तो बराबर है। तो नए कॉलेजेस को खोलने की जगह पे जो पुराने महाविद्यालय आपके संचालित हो रहे हैं, उन महाविद्यालयों का अधिग्रहण करना चाहिए था। ये सरकार की गलती है। जो वित्त रहित शिक्षक है उनको बिहार कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए।
क्योंकि पढ़ा तो वो भी रहे हैं, आपके अनुदान पे पलता है वो, ठीक है, पढ़ाता है, कॉलेज इंटरनल सोर्सेस से उसको थोड़ा बहुत पैसा देती है, तो जो शिक्षक है, जो प्रोफेसर है, वो तो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा है, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। नगर विकास विभाग के 71 कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 663 गैर तकनीकी पद पर भी बहाली की बात की गई। देखिए, बहाली की बात की जा रही है। अब एक बात आप समझिए, बहाली की जो आप बात कर रहे हैं, तो बहाली कैसे कीजिएगा? बहाली संविदा पे होगी या सरकारी होगी? अधिकतर बहाली तो संविदा पे हो रही है। अब एक बात मुझे बताइए, अधिकतर बहाली आप संविदा पे कर रहे हैं। आज आप संविदा पे कीजिएगा, कल दूसरी सरकार आएगी, उसको निकाल देगी, है ना। ये सब पॉलिटिकल टोटमा है, पॉलिटिकल जो ड्रामा होता है वो पॉलिटिकल ड्रामा है। और इस पॉलिटिकल ड्रामा में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को लोग शामिल हैं। ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम है मेरे दृष्टिकोण से। हालांकि नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियां देने की आप बात करें तो पशु चिकित्सा विभाग में 2159 पदों पर भी नौकरी देने की स्वीकृति दी। यही बात मैंने पुरुषोत्तम आपको कही कि नौकरी देने की बात हो रही है, नौकरी सरकार दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नौकरी किस लेवल की दे रही है? 12,000 रुपए की नौकरी दे रही है, बिल्कुल, या 50,000 रुपए की नौकरी दे रही है? कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे रही है, या उसके लिए कोई तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद उसको दिया जाएगा? मान लीजिए जैसे कि ये ऊपर में है भूअर्जन पदाधिकारी के तौर पे, तो मुझे तो लगता है कि ये पद जो है, ये पद तो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हो सकता है। ये बीपीएससी, हाँ, ये तो बीपीएससी के द्वारा होगा। जितने भी पद हैं, मेरा कहना यह कि जितने भी पद हैं, उन सारे पदों पर जो बहाली हो उसका सरकारीकरण हो। कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम आप बंद कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम में आप काम नहीं ले पाते हैं, और चूंकि कम पैसा मिलता है संविदा कर्मियों को, है ना, भ्रष्टाचार, तो यहाँ इस वजह से इसके चलते भ्रष्टाचार बढ़ता है। अच्छा, तो ये इन चीजों को थोड़ा देखना जरूरी है। आप एक बात मैं बताऊं, देखिए, बहुत दिनों से संविदा कर्मी जो हैं, उस संविदा कर्मियों की जो मांग है, ये साहब हमको भी परमानेंट कर दीजिए, हमको भी राज्य का सरकार का दर्जा दिलवा दे। अब महिला परीक्षिकाओं का मामला है। महिला परीक्षिकाएं पूरे बिहार में बहुत ज्यादा पद नहीं है, मुझे लगता है 2,500-3 हजार महिला परीक्षिकाएं होंगी। तो 2,500-3 हजार जो महिला परीक्षिकाएं हैं, वो काम तो बिल्कुल सीडीपीओ के समकक्ष करती हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन पैसा आप कितना देते हैं? 25,000 रुपया। तो जो जितने भी संविदा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया महिला परीक्षिकाओं का, लेकिन जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन सारे संविदा कर्मी को परमानेंट जॉब देना चाहिए, परमानेंट उनको तो काम देना चाहिए। आप उसका रेमुनरेशन फिक्स कर दीजिए ना। आपका देखिए साहब, यही पे स्केल में हम आपको देंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने 3,000 रुपये में टीचर की बहाली की है ना, और आज की तारीख में आप 30,000 रुपया उनको दे रहे हैं, और राज्य सरकार का दर्जा भी आप उनको दे रहे हैं। आप उसी तरह का कोई पे ग्रेड कमीशन बना दीजिए, है ना। लेकिन नौकरी जो है, नौकरी उसी हिसाब से देनी चाहिए। इस संविदा का जो सिस्टम है, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पे अगर इस बार सरकार बदलती है, नीतीश जी के अलावे अगर दूसरी सरकार बनती है, तो जितने भी संविदा कर्मी हैं, आप एजेंडा में देख लीजिएगा, जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन सारे संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। और ये वादा जो है, वो नेशनलिस्ट कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, वो भी बिहार में इस बार चुनाव लड़ेगी, और उन लोगों ने ये दावा कर दिया है अपने मैनिफेस्टो, राज्य कर्मी का दर्जा देगा। और जितने ये कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को का पूर्ण समायोजन जो है सरकार में होगा। आज जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उसमें 1-2 और महत्वपूर्ण फैसले हैं। 6 जगह पर एयरपोर्ट के जमीन के बंदोबस्ती के लिए, अध्ययन के लिए सरकारी आदेश दे दिया गया है, जिसमें मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा है। तो रक्सौल हम लोगों का पहले से सैंक्शन हो चुका है, रक्सौल में काम चल रहा है, और 6 एयरपोर्ट ये होना भी चाहिए। वाल्मीकि नगर टूरिज्म के, हाँ, वाल्मीकि नगर टूरिज्म के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बिहार सरकार को अपने हर जिले में छोटा एयरपोर्ट बनाना चाहिए। अच्छा, छोटा एयरपोर्ट बनाने से फायदा क्या होगा कि उससे पर्यावरण का संतुलन भी होगा। पर्यावरण का संतुलन किस तरीके से होगा? अब सपोज कीजिए कि मोतिहारी से हमको पटना जाना है, तो हमको मोतिहारी से पटना जाना है, तो मिनिमम 3 घंटे का समय लगता है। बिल्कुल, जाम की समस्या अलग ज़्यादा बढ़ी हुई है ना। तो अगर जिन व्यक्तियों को फ्रिक्वेंटली विजिट करना होता है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर, उनका मकान भी पटना में है, वैसे लोगों के लिए बेहतर है कि एक गाड़ी वहाँ रखें, फ्लाइट से सीधे निकले हैं, 10 मिनट में पटना पहुंच जाएं, काम धाम खत्म करें, फिर फ्लाइट पकड़ें। विकास के आप चरम सीमा की बात, तो ये नहीं, एक डेवलप, आप एक बात नहीं, जस्ट कंपेयर कीजिए, 14 करोड़ की आबादी बिहार की है,
3 करोड़ की आबादी नेपाल की है, ठीक है। नेपाल में हर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सफर करने के लिए जो महत्वपूर्ण जगह है वहाँ हेलीकॉप्टर की फ्लाइट की सुविधा है ना। छोटा फ्लाइट है, 22, 25, 30 सीटर फ्लाइट ही है। तो क्या वो अरेंजमेंट हम यहाँ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो क्यों नहीं कर एक विजन होना चाहिए और उस विजन के तरीके से हमको काम करना होगा। हम बड़ा बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम बड़ा बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम छोटा एयरपोर्ट बनावे, छोटी जगह में। मोतिहारी में हवाई अड्डा एक मोहल्ला बस गया, धूल फांक रहा है। हवाई अड्डा, यहाँ एयरपोर्ट था, है ना, लेकिन बंद हो गया। यहाँ चीनी मिल था, लेकिन बंद हो गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इसी बीच एक और अच्छी खबर यह है कि पुनौरा धाम के विकास की बात हुई है और नोएडा रिसर्च डिजाइन एसोसिएट को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। पुनौरा धाम एक बहुत प्रतिष्ठित धाम है और पुनौरा धाम का डेवलपमेंट होना चाहिए। कई वर्षों से इसका डिमांड भी हो रहा था और सरकार की नज़र इसके ऊपर गई है और मुझे लगता है कि इसमें देवेश चंद्र ठाकुर जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पुनौरा धाम का विकास हो रहा है और पुनौरा धाम का विकास होना भी चाहिए। राजनीतिक जो उठापटक बिहार में चल रही है और चुनाव होने हैं, इसको लेकर के भी बैठकें हुई और ये उसमें आदेश आया कि जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको भी अब मतलब बदल दिया गया है। इसकी तैयारी पहले से चल रही थी पुरुषोत्तम। मैं आपको बताऊं कि होता यह है कि एक जगह जब कोई मंत्री काम करते हैं तो कुछ दिन तक काम करने के बाद थोड़ा सा मोनोटोनस जैसे इसका क्या फायदा होगा? देखिए, इसका फायदा ये होगा, जब नए सिरे में जब नई जगह पे लोग जाएंगे तो पूरी एनर्जी के साथ लगेंगे। विजय कुमार चौधरी को नालंदा मिला है? नहीं, नालंदा नहीं मिला। नालंदा के साथ साथ उनका पूर्णिया भी हो। हाँ, पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया उनके पास। नालंदा तो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, इसीलिए सवाल किया। अच्छा, तो नीतीश जी के सबसे विश्वसनीय भी तो विजय कुमार चौधरी हैं, है ना। कारण से वो जगह। आज आपको बता दें कि आज जीतन राम मांझी ने हम पार्टी बना के नीतीश कुमार के लिए एक विकल्प खड़ा कर दिया है ना। तो अगर नीतीश कुमार उस समय, जिस समय जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय अगर विजय कुमार चौधरी को बनाए होते तो वो विकल्प की स्थिति तो नहीं होती, है ना। तो ये उस समय मुझे लगता है कि एक चूक हुई थी, एक राजनीतिक चूक हुई थी और वो राजनीतिक चूक का जो आज तक एक नई पार्टी खड़ी हो गई ना, एक नई पार्टी खड़ी हो गई। उधर एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई है पटना में। अंतिम सवाल है, आरजेडी की बैठक थी, तमाम बड़े छोटे नेता पहुंचे हुए थे, तमाम विधायक पहुंचे हुए थे और बैठक में तेजस्वी यादव ने बड़ा अहम फैसला लिया है कि जितने भी विधानसभा है वहां आम जनों तक एक एक लोग से डोर टू डोर मिलना है और राजद की जो नीति है, राजद की जो पॉलिसी है, उसको पहुंचाना है। देखिए पुरुषोत्तम, मैं पहले से भी कहता रहा हूं और आज फिर कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल यदि योग्य व्यक्तियों का चयन करके उनको टिकट देगी तो राजद की सरकार, यहां महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाएगी। चूंकि राजद का चरित्र रहा है टिकट बेचना और टिकट बेच के वो टिकट बेचते हैं, टिकट जिसके बाद दम होता है। अब एक बात बताइए कि मोतिहारी में या पटना में और कोई व्यक्ति 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देके आपसे टिकट खरीद के लेके जाता है तो आप उससे उम्मीद कीजिएगा क्या जो समाज सेवा का काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, यही स्थिति है। इसीलिए जब जब राजद की सरकार यहाँ बनी है तब तक भयंकर लूट हुई है ना। और यही लूट नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं हुई है, जिसके चलते गठबंधन टूटा है। तो अब की बार आपको क्या लगता है? देखिए, लड़ाई टसमटस की होगी। देखिए, लड़ाई तो 19-20 की लड़ाई है। 20 पे अभी एनडीए है, 19 पे महागठबंधन है। कमजोर स्थिति में महागठबंधन भी नहीं है। तो लड़ाई तो बहुत कठिन होगी, बहुत टफ होगी। और जो गैप इन लोगों के बीच में हुआ करता था, वो गैप भरने के लिए इस बार मैदान में बहुत सारे विकल्प और बहुत सारे योद्धा जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं, है ना। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ अप्रत्याशित और चमकाने वाले माने चमत्कारिक परिणाम जो है वो देखने को मिले बिहार के चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि तमाम तरह के एजेंडों पर जो मुहर लगी है उसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, क्या फायदा होगा आगामी विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार की जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें जो चीजें भी सामने आई हैं, जिन पदों की स्वीकृति की बात की गई है, भूमि राजस्व विभाग में जो संशोधन हुए हैं, जमीन के बंदोबस्ती को लेकर के सर्वे में जो इम्प्लीमेंटेशन
परेशान हुए हैं नए तरह से नीति बनाने की जो बात की गई है, और पुनौरा धाम के विकास की बात, एयरपोर्ट के विकास की बात, तमाम तरह के मुद्दों पर हमने बातचीत की अपने रिटर्निंग चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। इन्होंने बड़ी बेबाकी से सब चीज को डिकोड किया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।